फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इनमें से कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर, इट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, आल्सो अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। डी increase in freezing point is not a colligative property, hence answer is D. The molarity of a solution containing 5 gram NaOH in 250 ml solution is। इस क्वेश्चन में मोलरिटी फाइंड आउट करनी है और मोलरिटी का फॉर्मूला होता है WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू वॉल्यूम इन मिलीलीटर। WB 5 ग्राम NaOH है तो 5 हो गया 1000। MB मोलर मास ऑफ NaOH है तो NaOH का मोलर मास होता है Na का वही 23, O के लिए हो गया 16, हाइड्रोजन के लिए हो गया 1, डेट इज 40 हो गया। तो MB आ गया यहाँ पे 40 और वॉल्यूम यहाँ पे गिवन है 250 ml। सॉल्व करेंगे 250 1 जा और ये आ गया 4, 4 1 जा और ये आ गया 10, तो 5/10 दैट इज 1/2, तो 1/2 दैट इज 0.5 m। आंसर इज B। थर्ड क्वेश्चन इज द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट। इस क्वेश्चन में हेनरी कांस्टेंट और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो होता क्या है रिलेशन कि हेनरी कांस्टेंट KH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होती है लेकिन हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है। तो आंसर आपका हो जाएगा C, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। हेनरी कांस्टेंट KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्वेश्चन 4, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स decreases with rise in temperature because this solution is an। जब हम किसी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं and it form solution and release heat, it means that this solution of a gas and liquid is a exothermic and reversible process। Answer is B। Question 5, pressure does not have any significant effect on solubility of liquid in solid। जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो उस पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? ऑप्शन चेक करें। नंबर A, सॉलिड आर हाईली कंप्रेसिबल, ये रॉन्ग है। B, लिक्विड्स आर हाईली कंप्रेसिबल, ये भी रॉन्ग है। C, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन, ऑप्शन C, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, ये भी गलत है। एंड ऑप्शन D, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स आर हाईली इनकम्प्रेसिबल। आंसर इज D। Question 6, an isotropic mixture of two liquids has a boiling point higher than either of two liquids। जब हम दो लिक्विड्स को मिलाकर एजोट्रोपिक मिक्सचर बनाते हैं और उसका बॉइलिंग पॉइंट हाइयर हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट हाइयर हो जा रहा है, इट मीन्स द इंट्रैक्शन बिटवीन द बोथ कंपाउंड्स इज स्ट्रोंगर। उनके बीच में स्ट्रोंगर इंट्रैक्शन हो रहा है, स्ट्रोंगर बॉन्डिंग हो रही है, स्ट्रोंगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रही है। इसीलिए वो क्या शो करेंगे? दे शो द लार्ज नेगेटिव डेविएशन। इसीलिए उनका वेपर प्रेशर लो हो जाएगा, उनके बीच में लार्ज नेगेटिव डेविएशन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 0.2 n Na2CO3। 0.2 n सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। फॉर्मूला इज नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलरिटी इनटू n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है? n फैक्टर इज अ बैलेंसी। अब सोडियम कार्बोनेट के लिए हमें बैलेंसी निकालनी है Na2CO3 के लिए। इसकी जरा आयन निकाल लीजिए तो भाई यहाँ पे क्या आएगा? Na पे 2 पॉजिटिव आयन आता है और कार्बोनेट पे 2 निगेटिव आयन आता है। तो यहाँ पे बैलेंसी भाई आपकी आ गई 2, तो यहाँ पे n फैक्टर जो रहेगा कितना रहेगा? 2 रहेगा। तो भाई नॉर्मेलिटी आपको गिवन है 0.2,
मोलरिटी हमें फाइंड आउट करनी है और n फैक्टर हो गया 2, तो मोलरिटी इज इक्वल टू 0.2 डिवाइड बाई 2 कैंसिल कर देंगे तो 0.1 आ जाएगा n। आंसर हो गया आपका ए। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज फॉर एनी सॉल्यूशन द पार्शियल प्रेशर ऑफ each volatile component is directly proportional to its mole fraction. P is directly proportional to mole fraction C and P is equal to P naught is equal to C. It is a Raoult's law. यही तो है Raoult's law। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, an azeotropic solution of two liquids has boiling point lower। यहाँ पे दो लिक्विड्स मिलकर के एजोट्रोपिक मिक्सचर बना रहे हैं, उनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जा रहा है भाई, लोअर हो जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट लोअर हो जा रहा है, इट मीन्स उनके बीच में जो इंट्रैक्शन है, टू कंपाउंड्स के बीच में इंट्रैक्शन है वो कैसा है, बीकर है। तो जब इंट्रैक्शन बीकर होगा तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर उनका इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। हेंस इट शो द अ पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। Question 10, when 1 mole of benzene mixed with 1 mole toluene, the vapors will contain, given the vapor pressure of benzene 12.8 kilopascal and the vapor pressure of toluene 3.85 kilopascal. It means the vapor pressure of benzene is 4 times than a toluene. वेपर प्रेशर बेंजीन का टोलिन से 4 टाइम्स ज़्यादा है। जब 4 टाइम्स ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, वेपर्स भी किसकी ज़्यादा होंगी, वेपर्स भी बेंजीन की ज़्यादा होंगी। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम चेक करें, इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, नहीं, इक्वल अमाउंट में नहीं होंगी। अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन टोलुइन इट फॉर्म अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं बेंजीन टोलुइन, आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं, ये भी गलत है। हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, बंट-ऑफ फैक्टर ऑफ Na2SO4 10H2O सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन। हमें बंट-ऑफ फैक्टर फाइंड आउट करना है, किसके लिए, सोडियम सल्फेट डाइहाइड्रेट के लिए। बंट-ऑफ फैक्टर आई होता क्या, आई होता है नंबर ऑफ आयंस इन आयोनाइजेशन स्टेट। तो नंबर ऑफ आयंस हमें फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे Na2SO4 10H2O का हम आयोनाइजेशन जब करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, हमें 2 तो Na आयन मिलते हैं और 1 सल्फेट आयन मिलता है, और वाटर आपका ये वाटर मॉलिक्यूल ये अलग हो जाते हैं। टोटल कितने होगा भाई, ये 2 और ये हो जाता है, इसका हो गया 1, टोटल मिला के कितने हो गए 3। तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी रहेगी, 3 रहेगी। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑफ फैक्टर इज अ 3। क्वेश्चन नंबर 12, द बॉन्ड ऑफ फैक्टर फॉर KCl एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है KCl का, तो बताना है, सेम करना है वैसे ही। तो KCl ऑन डिसोसिएशन गिव्स 1 पोटेशियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन। टोटल नंबर ऑफ आयंस 1 + 1 दैट इज 2। आई की वैल्यू कितनी हो गई भाई, आई की वैल्यू हो गई 2। तो आंसर आपका कितना आ गया, 2। क्वेश्चन 3, द बॉन्ड ऑफ फैक्टर फॉर पोटेशियम सल्फेट K2SO4 एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन। सेम क्वेश्चन, भाई K2SO4 का आयनाइजेशन कराएंगे, क्या बनेगा, 2 पॉजिटिव आयन और 1 सल्फेट आयन। तो ये 2 और +1 टोटल कितने हो गए, 3। तो आई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आई की वैल्यू आ गई आपकी 3। बॉन्ड ऑफ फैक्टर हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 14, आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम रखते हैं, क्या चीज सेम रखते हैं भाई, डेंसिटी नहीं, इफेक्टिव इंडेक्स नहीं, ऑस्मोटिक प्रेशर यस, वॉल्यूम नहीं। तो आंसर हो गया सी। आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशंस होते हैं विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, और जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होगा तो उनके बीच में ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, द कंपाउंड कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट CaCl2 6H2O अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन इन वाटर। द बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू यहाँ पे पूछी गई है बॉन्ड ऑफ फैक्टर की, किसके लिए, CaCl2 6H2O के लिए। तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 × 6H2O का डिसोसिएशन कराएंगे। तो डिसोसिएशन कराने से क्या बनेगा भाई, Ca2 पॉजिटिव आयन एंड 2 Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। 6 वाटर मॉलिक्यूल आपके अलग हो जाएंगे। तो यहाँ पे भाई Ca के आयन मिल रहे हैं आपको 1 और Cl के आयन मिल रहे हैं भाई 2। टोटल कितने हो गए, टोटल आपके हो जाते हैं 3। तो यहाँ पर आई की वैल्यू आपकी कितनी हो गई, आई की वैल्यू आपकी हो जाती है 3। आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 16, अ कंपाउंड अंडरगो कंप्लीट डाइमराइजेशन इन अ गिवन सॉल्वेंट, द बॉन्ड ऑफ फैक्टर आई।
तो यहाँ पे कंपाउंड डाइब्राइज हो रहा है। डाइब्राइज का मीन्स क्या हो गया कि टू कंपाउंड्स आपस में कंबाइंड होके एक कंपाउंड बना रहे हैं। इट मीन्स नंबर क्या हो जा रहा है, नंबर ऑफ कंपाउंड्स आधा हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है भाई, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, दैट इज 0.5। तो यहाँ पे वन फैक्टर आपका 0.5 रहेगा। इन क्वेश्चन नंबर 17 अ कंपाउंड अंडरगो कंप्लीट टेट्रामराइजेशन। टेट्रामराइजेशन मीन्स 4 कंपाउंड्स combined together to form a collective वन कंपाउंड। एक ही कंपाउंड बना रहा है। इट मीन्स क्या हो गया, यहाँ पर भी वन का फैक्टर क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल बना कितने जुड़ करके 4 जुड़ करके, तो यहाँ पे वन का फैक्टर आपका रहेगा 0.25। आंसर आप हो गया बी। इन क्वेश्चन 18 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इन सब में इसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होगा। एंड बॉइलिंग पॉइंट इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये वन ऑफ फैक्टर पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा वन ऑफ फैक्टर होगा, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे कंसंट्रेशन 1m KCl 1m K2SO4 है, दोनों की 1 है। और सी वाले में 2m KCl है एंड 2m K2SO4 है। तो इन दोनों में दोनों की कंसंट्रेशन हाई है, तो यहाँ पे 2m KCl और 2m K2SO4 में से होगा। अगर अब हम यहाँ पे वांटा फैक्टर अगर हम कैलकुलेट कर लें तो यहाँ पे KCl में वांटा फैक्टर आपका 2 ही आता है, 1 K आयन 1 Cl आयन, वांटा फैक्टर हो गया 2। K2SO4 में K2 2 पॉजिटिव आयन देता है और 1 सल्फेट आयन देता है, तो यहाँ पे K की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन भी हाई है, आई फैक्टर भी हाई है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 19 आउट ऑफ द फॉलोइंग 1m एक्वा सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। इन सभी में इसमें हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा। सभी कंसंट्रेशन सेम है। जब कंसंट्रेशन सेम है तो जिसका वन फैक्टर हाईएस्ट होगा उसी का हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा। तो चेक करते हैं। तो NaCl में एक Na आयन एक Cl आयन, वन का फैक्टर हो गया आपका 2। Na2SO4 में 2 Na आयन और वन का फैक्टर हो गया आपका 3। C6H12O6 ग्लूकोज ये कोवलेंट कंपाउंड है, आयनाइज नहीं होता। Al2SO4 में 2 Al आयन एंड 3 SO4 आयन, टोटल हो गया 5। तो हाईएस्ट वांटा फैक्टर डी का है, इसीलिए Al2SO4 हैव हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। क्वेश्चन नंबर 20 इफ मोलैलिटी ऑफ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विल बी। अगर मोलैलिटी को डबल कर दिया जाए तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट Kv का वैल्यू में क्या चेंज होगा। वी नो दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज Tv is directly proportional to the molality and Tv is equal to Kv into m। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि भाई Tv मोलैलिटी पे डिपेंडेंट है। जितनी मोलैलिटी हम बढ़ाएंगे Tv की वैल्यू भी बढ़ेगी, m को बढ़ाएंगे Tv भी बढ़ेगा। बट Kv इज अ कॉन्स्टेंट, Kv इज अ कॉन्स्टेंट नोन एज मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, और इस पर मोलैलिटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसीलिए मोलैलिटी को डबल करें चाहे ट्रिपल करें, Kv की वैल्यू अनचेंज रहेगी। तो आंसर आपका रहेगा डी। इन क्वेश्चन नंबर 21 हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ वाटर सो दैट द सॉल्यूशन विल फ्रीज -40 डिग्री सेल्सियस गिवन Kf ऑफ वाटर 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि कितने मोल हमें डिसॉल्व करने होंगे अल्कोहल के, जिससे वो -14 डिग्री पर फ्रीज हो जाएगा। और यहाँ पे Kf की वैल्यू भी गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे Tf निकाल लें। डेल्टा Tf बराबर होता है Tf0 माइनस Tf। तो डेल्टा Tf निकालना है हमें। Tf0 वाटर का प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है और Tf यहाँ पे गिवन है -14। तो माइनस से हो गया भाई, आंसर आ गया 14। तो डेल्टा Tf की वैल्यू आ गई 14 डिग्री सेल्सियस। अब हमें पता है कि डेल्टा Tf इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द m, और इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा Tf बराबर Kf इंटू m।
तो यहाँ पर डेल्टा टी एफ हमें 14 पता चल गया। के एफ, तो यहाँ पर हमें डेल्टा टी एफ 14 पता चल गया। के एफ की वैल्यू गिवन है 1.86 एंड मोलेलिटी हमें फाइंड आउट करनी है, क्योंकि 1 लीटर वाटर में निकालना है। तो 1 लीटर वाटर में हमें कितने मोल डिसॉल्व करने होंगे, हमें मोलेलिटी यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मोलेलिटी के लिए m बराबर क्या करेंगे, 14 डिवाइड बाई 1.86 से डिवाइड कर लेंगे और डिवाइड करने से आंसर आ जाता है 7.52 मोल। तो ऑप्शन हो गया आपका ए, 7.52 मोल। क्वेश्चन 22, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल्स विल श्रिंक। ब्लड सेल श्रिंक हो जाती हैं। कब श्रिंक होती हैं, जब उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हायर अमाउंट में साल्ट प्रेजेंट होता है एंड लोअर अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है। तो इसमें हम चेक कर लेते हैं कौन सा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होगा। फर्स्ट ऑप्शन, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग मोर देन 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, इट इज अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो इसीलिए यही इसी सॉल्यूशन में सेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे। चलो बी ऑप्शन को चेक करते हैं। व्हेन प्लेस्ड इन वाटर लेस देन 0.9% M/B NaCl सॉल्यूशन, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। तो इसमें क्या होती है, इसमें वही स्वेल होती हैं। क्या होती हैं, इसमें स्वेल होती हैं। ऑप्शन सी, व्हेन प्लेस्ड इन वाटर कंटेनिंग 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl सॉल्यूशन, ये नॉर्मल सॉल्यूशन कहलाता है, NH कहलाता है। तो इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑप्शन डी, व्हेन प्लेस्ड इन डिस्टिल वाटर, और डिस्टिल वाटर इज द सेम अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें भी क्या हो जाएगा, स्वेल होगा। तो आंसर आपका क्या हो गया, ए। आंसर आपका रहेगा ए। क्वेश्चन 23, वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू हाई साल्ट इंटेक अकर्स ड्यू टू। वाटर रिटेंशन और पफिनेस क्यों होता है, ड्यू टू हाई साल्ट इंटेक के कारण होता है। ये हाई साल्ट इंटेक क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द ऑस्मोसिस। जब हम हाई साल्ट को इंटेक करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, वहां पे स्वेलिंग आने लगती है। आने लगती है, स्वेलिंग आ जाती है, वाटर रिटेंशन हो जाता है एंड द स्वेल अप, सेल्स स्वेल अप हो जाती है, रिटेंशन पफिनेस कंडीशन में आ जाती है। क्वेश्चन 24, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन of non-electrolyte in water given Kf of water 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हमें डेल्टा TF निकालना है। तो डेल्टा TF फॉर्मूला क्या रहेगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू I इंटू M। डेल्टा TF निकालने के लिए KF यहाँ पे गिवन है 1.86, I क्वांटम फैक्टर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसीलिए यहाँ पर I की वैल्यू 1 रहेगी। मोलिलिटी यहाँ पे गिवन है 0.2, मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 6 12 17 और 1 2 3 के बाद डेसिमल लगा दिए, 0.37 डिग्री सेल्सियस या डेल्टा TF आ गया। अब हमें निकालना है TF। फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इक्वल टू TF नॉट माइनस TF। डेल्टा TF आ गया 0.372, TF नॉट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर कितने फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और TF हमें निकालने के लिए ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो TF बराबर हो जाता है हमारा माइनस 0.372 डिग्री सेल्सियस। आंसर आ गया आपका ए। क्वेश्चन 25, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज्ड इफ। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का भी फॉर्मूला होता है PV इक्वल टू NST। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू N/B/HT। यहाँ से क्या देख रहे हैं भाई, S तो कांस्टेंट है और इन सब पे डिपेंडेंट रहेगा। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द N, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करता है। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एंड पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, बट एस इज सॉल्यूशन कांस्टेंट होता है। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें कि भाई द वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज्ड, वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं लेकिन यहाँ वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आंसर नहीं होगा। सेकंड क्या है, द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज। अब n इंक्रीज है, n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए n बढ़ाएंगे तो पाई की वैल्यू भी बढ़ेगी। आंसर यही है। सी चेक करें, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर को बढ़ाने पे बढ़ता है लेकिन यहाँ पे घट रहा है, इसीलिए ये भी गलत हो गया। डी
सॉल्यूशन कांस्टेंट इज इंक्रीज्ड, सॉल्यूशन कांस्टेंट के कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, इन विच केस राउट लॉ नॉट एप्लीकेबल, राउट लॉ किस पे एप्लीकेबल नहीं है? तो भाई राउट लॉ में बोला जाता है कि कंपाउंड शुड नॉट आयनाइज या डिसोसिएट, कंपाउंड आयनाइज और डिसोसिएट नहीं होना चाहिए, अगर डिसोसिएट होता है तो एप्लीकेबल नहीं होगा। इस केस में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑप्शन वन है NaCl, अब NaCl आयनाइज हो जाता है, अब आयनाइज होकर के ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनाता है, क्वांटा फैक्टर 2 हो जाता है, इसका मतलब इसी पर राउट लॉ फॉलो नहीं करेगा ड्यू टू आयनाइजेशन। जबकि वनम यूरिया आयनाइज नहीं होता है, ग्लूकोज ये भी आयनाइज नहीं होता है, सुक्रोज ये भी आयनाइज नहीं होता है, ये तीनों ही कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं, आयनाइज नहीं होते और इन पे राउट लॉ एप्लीकेबल रहेगा। इन क्वेश्चन 27 विच हैज द लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, किसका फ्रीजिंग पॉइंट लीस्ट रहेगा? अब लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तब होता है जब आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी, आई ऐसा होना चाहिए भाई मैक्सिमम होना चाहिए। तो जरा चेक कर लें मैक्सिमम किसके लिए है, सुक्रोज आयनाइज नहीं होता है तो यहाँ पे क्वांटा फैक्टर 1 रहेगा, NaCl आयनाइज होकर के एक Na पॉजिटिव देता है और एक Cl देता है निगेटिव, तो यहाँ पे क्वांटा फैक्टर 2 रहेगा। अगर हम CaCl2 की बात करते हैं तो CaCl2 एक Ca2 पॉजिटिव आयन देगा और 2 Cl नेगेटिव आयन देता है, इसका मतलब 1 और 2 टोटल मिलाकर 3 आई की वैल्यू रहती है। ग्लूकोज आयनाइज नहीं होता है इसीलिए इसका क्वांटा फैक्टर 1 रहेगा, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो आंसर आपका हो गया 1% CaCl2 हैज लीस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। क्वेश्चन 28, एट कांस्टेंट टेम्परेचर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम वेपर प्रेशर, इसका मैक्सिमम वेपर प्रेशर रहेगा, और वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, मीन्स कंसंट्रेशन जिसकी लो होगी उसका वेपर प्रेशर हाई होगा। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन वाइज चेक करते हैं तो ऑप्शन है 1 मोलर NaCl, 1 मोलर NaCl, 1 मोलर H2SO4, 1 मोलर H2SO4। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें 1 मोलर एंड 1 मोलर, यहाँ पे देखें 1 मोलर मीन्स होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट एंड 1 मोलर मीन्स होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन देखेंगे तो कंसंट्रेशन किसकी हाई रहती है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलर की हाई कंसंट्रेशन रहती है, तो हाई कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ पे वेपर प्रेशर किसका हाई रहेगा, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो हाई रहता है, हाई वेपर प्रेशर आपका 1 मोलर का रहेगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे NaCl और H2SO4 को अगर हम कंपेयर करते हैं, NaCl have 2 ion, quanta factor 2, and H2SO4 have the 2 H ion and 3 and 1 SO4 ion, that is a 3 quanta factor, and NaCl have minimum quanta factor, ये मिनिमम quanta factor है, तो इसीलिए इसका वेपर प्रेशर इसका भी हाई रहेगा। तो आंसर आपका आ गया 1 मोलर NaCl, 1 मोलर NaCl। क्वेश्चन 29, to observe an elevation of boiling point of 0.05 degree Celsius, the amount of solute molecular weight 100 to be added to 100 gram of water Kv is 0.5 is। तो इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछी गई है कि भाई सॉल्यूट का अमाउंट कितना हम ऐड करें जिसका कि मोलिकुलर वेट 100 दे रखा है और उसे हम 100 ग्राम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं और जिसकी Kv की वैल्यू 0.5 है और बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन भी 0.05 डिग्री सेल्सियस हो रहा है, तो उसका कितना अमाउंट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, डेल्टा Tv बराबर Kv इंटू एम। डेल्टा Tv हमें गिवन है 0.05, Kv गिवन है 0.5 एम मोलैलिटी, इसके लिए फॉर्मूला होता है WB अपॉन MB 1000 अपॉन WA। WB हमें ये फाइंड आउट करना है, तो भाई लगा दीजिए 0.05 टू 0.5 इंटू WB हमें फाइंड आउट करना है। MB गिवन है 100 मास 1000 डिवाइड बाई WA यहाँ दे रखा 100 ग्राम वाटर, तो इसे भी सॉल्व कर लेंगे। 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, और अब यहाँ से WB अगर हम निकालें
तो डब्ल्यू बी बराबर आ जाएगा 0.05 और ये 10 जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा और यहाँ पे 0.5 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। अब हमने यहाँ से ये हटा दिया 0, तो यहाँ पे आ जाता है 0 बढ़ गया। 5 से अगर हम इसे कट करेंगे तो ये आ जाता है 0.01। 0.01 के 100 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर आ जाता है 1 ग्राम। तो आंसर इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज 1 ग्राम। 1 ग्राम सॉल्यूट हमें डिजोल्व करना होगा। द लास्ट क्वेश्चन, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है? सबको पता है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। तो ऑप्शन 1 क्या रहता है? नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नहीं, इस पर डिपेंड नहीं करती हैं। नंबर बी, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, हाँ ये सही है। नंबर सी, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ये भी गलत है। द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी गलत है। तो आंसर आपका हो गया बी। ये हो गए आपके सुपर 30 क्वेश्चंस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जाम्स and all competitive exams. Thank you.